ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? देखिए। नो मैम। नो मैम। एक मिनट टाइम दो। अभी दिख रहा है स्क्रीन? शायद यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। यस मैम दिख रहा है। थैंक यू। मैंने यहाँ मोबाइल और लैपटॉप दोनों जगह से क्लास ले रही हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग कल हम लोगों ने जो यहाँ पे एक मिनट, कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। उसमें कितने तरीके सब होता है, एक फाइनेंशियल तरीका भी है, ठीक है ना। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में एक फाइनेंशियल तरीका भी है। ये क्या है? फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन कैसे होगा? दिस टाइप, ये पार्टिसिपेशन आपको फाइनेंशियल गेन देकर, जैसे कि प्रॉफिट देकर या फिर क्या कह सकते हैं हम, ESOP इशू करके, शेयर्स इशू करके, या फिर जो भी प्रॉफिट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को उसमें आपको हिस्सा देकर के इन द फॉर्म ऑफ बोनस, या फिर मैनेजमेंट बाय आउट। एक नया कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट बाय आउट हो चुका है। आप डेल का केस स्टडी पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा माइकल डेल ने एक्स्ट्रा पैसे समथिंग $25 बिलियन पे किया था अपने ही द्वारा फाउंडेड कंपनी को और खरीदने के लिए, ताकि वो उस पर कंट्रोलिंग पावर पा सके। तो व्हेन एनी एम्प्लॉइज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांटेड टू गेट द कंट्रोलिंग पावर, तो वो मैनेजमेंट बाय आउट का सुविधा, अगर कोई सिक इंडस्ट्री है, अच्छा नहीं कर पा रही है और उसका कोई एम्प्लॉय या डायरेक्टर उसको लेना चाहता है, ठीक है ना, या उसको बाय आउट करना चाहता है, तो फिर वो कर सकता है और उसके पास क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये भी है फिनेंशियल पार्टिसिपेशन। मतलब कैसे आप फिनेंशियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट, बाय गेटिंग बोनसेस और बाय अदर बेनिफिट, ESOP करके, पेंशन प्रोविडेंट फंड के रूप में, या फिर प्रॉफिट स्कीम के रूप में, बोनस के रूप में, जो भी आपका प्रॉफिट परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स होता है उसके रूप में। तो दीज आर द टाइप्स और दीज आर द थिंग्स, इससे भी आप पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है और कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स? ठीक है ना, प्री रिक्विजिट्स क्या है वर्कर्स पार्टिसिपेशन का? किस तरीके से वर्कर्स इंथुसियास्टिकली, मोटिवली पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के काम में, ठीक है ना। उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होना चाहिए, क्या किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सबसे पहले तो बोथ द पार्टीज शुड हैव ऑनेस्ट बिलीव इन द फैक्ट कि हमको वर्कर्स पार्टिसिपेशन से कुछ फायदा होने वाला है। वर्कर विल फील मोटिवेटेड और वो फिर अच्छे से काम करेंगे, एंथुसियास्टिकली काम करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए इस बात में कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन से फायदा होने वाला है, ठीक है ना। आप इस फिलॉसफी में अगर आपको विश्वास है तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको हर वक्त लगेगा कि ऐसा ना हो कि हम एम्प्लॉइज को ये राइट दे रहे हैं या डिसीजन लेने का अधिकार दे रहे हैं, इतना फ्रीडम दे रहे हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट यूज ना हो जाए। हर वक्त आपके अंदर फियर होगा। तो पहले इस फिलॉसफी में दोनों ही पार्टीज का पूरा विश्वास होना जरूरी है। अगर वो है तो आप एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको फ्लोरिश होने दे सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वर्कर्स पार्टिसिपेशन बढ़े और यूनियन के थ्रू भी जो भी प्रॉब्लम्स है वर्कर के, जो 1-to-1 वर्कर्स आके बात नहीं कर सकते हैं, वो यूनियन के थ्रू अपनी बात रख सके मैनेजमेंट के सामने। दो प्रीरिक्विजिट्स मैंने बताया। पहले तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द फिलॉसफी दैट वर्कर्स मैनेजमेंट विल हेल्प अस, and the second will be this will be strong democratic representation of union, है ना। So union should be strong। और भी है thirdly
इफेक्टिव कंसल्टेशन, यानी जब भी आप कुछ नया करते हैं, कुछ नए तरीके का इवेंट या कुछ नया करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं या रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो क्या आप हर बार एक इफेक्टिव कंसल्टेशन मैनेजमेंट अपने वर्कर्स के साथ करती है या नहीं करती है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये कि give them opportunity to participate each and everything related to the organizational activity. ठीक है ना? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ये चीज हो सकती है। आप कितना इन्वॉल्व करते हैं वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में, सजेशंस देने में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर, ये हो चुका है। अभी मैंने बताया कि should have complete faith in the soundness or in the philosophy of the labor participation concept. जब तक आपको ट्रस्ट नहीं है, you cannot believe और your employees और आप उनको इतना फ्री हैंड देने के लिए तैयार नहीं होंगे। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर जब तक ठीक है, टेक्स्ट टाइप, ठीक है ना? अगर आपने क्या किया है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्री पार्टिसिपेशन करवाना है, एम्प्लॉइज को अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करने का मौका देना है, जब तक ये अच्छे से फ्लोरिश नहीं करता है, ठीक है ना? जब तक कंप्लीटली वर्कर्स पार्टिसिपेट, क्योंकि अभी दोनों तरीके से कुछ होता है कि रोक रहा होता है उसको। तो अगर आपने इनिशिएट किया है, इट टेक्स सम टाइम, तो जब तक ये अच्छे से फ्लोरिश नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब तक लेजिस्लेटिव सपोर्ट जरूरी है, जस्ट टू इंश्योर कि जो भी उनके लीगल राइट्स है, जो भी उनके एथिकल राइट्स है एम्प्लॉइज के, उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वर्कर पार्टिसिपेशन के बढ़ाने से, मोटिवेट करने से रातों रात कुछ ऐसे करिश्मा नहीं हो जाएगा। तो जो उनका अपना राइट्स है, जैसे कि वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, पे वेजेस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, इंसेंटिव से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड, जो भी है वो आप इंश्योर करें कि वो आप दे रहे हैं। बेटर वर्किंग कंडीशन है वहाँ पे, ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन है वहाँ पे, राइट। तो जो लेजिस्लेटिव सपोर्ट है वो तब तक के लिए इंश्योर करना बहुत जरूरी है, जब तक कि आपका फुल फ्लेज्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है। समझ में आई? इससे फायदा क्या होगा लेजिस्लेटिव सपोर्ट से? मैम सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट। फिर से बोलना एक बार तो। सारा कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट। नहीं, इम्प्रूव नहीं हो जाएगा, मैं बताती हूँ। बाय एक्ट, बाय लॉ, जैसे लेबर लॉ है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उनमें बहुत सारे राइट्स, प्रिविलेजेस दिए गए हैं वर्कमैन को। अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं, अगर आप ये ऑलरेडी प्रोवाइड कराते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ही आपके एम्प्लॉइज को बिलीव होगा कि आपसे ही सेंस में वर्कर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की कहानी है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन तो ज्यादा फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं हम लोग। ये तो बात की बात है। पहले तो जितना कंपल्सरी उतना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये तो पहले देखने वाली बात है ना। अभी समझ में आया? ठीक है, तो लेजिस्लेटिव सपोर्ट इसीलिए जरूरी है, जब तक आप इस पर ध्यान दीजिए कि ये फुलफिल हो रहा हो, एटलीस्ट जो मैंडेटरी है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि समय समय पे वर्कमैन को, एम्प्लॉइज को किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सके, ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई स्ट्रेटेजिक चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे हम इस चीज की ट्रेनिंग पहले ही अपने एम्प्लॉइज को दें ताकि वो उसको आसानी से एडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कर्स पार्टिसिपेशन। And finally, forums of participation, areas of participation and guidelines, यानी कहाँ आप complete participation का chances देंगे, क्या क्या आपका फोरम है, क्या ज्वाइंट मैनेजमेंट है, क्या वर्क कमेटी है, क्या टोटल क्वालिटी सर्कल है, आप जैसे में पीपल मैनेज करते हैं, सिक्स सिग्मा लाना चाहते हैं, कौन से तरीके से आप पार्टिसिपेशन को मौका देना चाहते हैं, या फिर कौन कौन सा फोरम अपने ऑर्गेनाइजेशन आप रखना चाहते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए, राइट। उसके बाद
एरियाज ऑफ पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ पे, फाइनेंशियल एरियाज, स्ट्रैटेजिक एरियाज, प्लानिंग एरियाज, एचआर एरियाज, कौन कौन से एरियाज में आप पार्टिसिपेट, प्रोडक्शन में, फाइनेंशियल डिसीजन में कहाँ कहाँ आप उनको पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ एक चीजें होती है जो आप शायद नॉर्मली देने से कतराए नहीं देना चाहेंगे, लेकिन देयर आर सो मेनी एरिया जहाँ जहाँ पार्टिसिपेशन फ्री हैंड दे सकते हैं। तो फर्स्ट डिसाइड फोरम्स, कौन कौन सा फोरम्स आप डेवलप करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, देन एरियाज से कहाँ कहाँ वर्कर पार्टिसिपेशन को आप इंकरेज करेंगे, एंड देन फाइनली एक गाइडलाइंस होना चाहिए, एक मेथोडोलॉजी होना चाहिए जिससे लिए गए डिसीजंस को आप टाइमली बेसिस पे प्रॉम्प्टली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके और समय समय पे फॉलो कर सके डेवलपमेंट का, कि इसमें क्या डेवलप या फिर किस तरीके के हेल्प की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, इसको इम्प्रूव करने के लिए। ये सारे वर्कर पार्टिसिपेशन के लिए प्री रिक्विजिट है, यानी अगर ये सारे चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है, आपने ये सारी व्यवस्था पहले से तैयार कर रखी है, तभी आप क्या सकते हैं अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स पार्टिसिपेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वर्कर्स पार्टिसिपेशन। कुछ पूछना है इसमें, पूछ सकते हो। मैम लास्ट वाला पॉइंट यही था ना कि कौन से तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है और कौन कौन से एरिया में किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यही है, कौन कौन से तरीका आपको पता है, अभी तक आपने कितना कुछ पढ़ लिया है जिसमें लिखा हुआ कि कौन कौन सा तरीका है, ठीक है ना, जैसे जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वर्क्स कमेटी, उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद टीक्यूएम, तो आचार्य में टीक्यूएम देना, या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बहुत सारा तरीका है। क्वालिटी सर्कल की बात की हमने, टीक्यूएम क्वालिटी सर्कल रखना, तो बहुत सारा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव या इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है ओके, अब नया टॉपिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट देते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रीवेंस मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा तो अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, फिर तुम लोग बताओगे कि और क्या पढ़ना है। मैम आपका आवाज दो बार आ रहा है। इको हो रहा है आपका आवाज। अभी इको हो रहा है, अब नो नहीं है, मैम। अब आवाज आ रही है। यस मैम। यस मैम। मुझे भी परेशानी होती, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने कहा कि इको नहीं हो रहा है तो मैं पढ़ा रही थी। ओके मैम एक टॉपिक और तो कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हुआ है शायद। कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हुआ है क्या? मैम ऐसे मतलब आप बताएंगे कि होता क्या है, लेकिन उसका जैसे बहुत सारा चीज दिया हुआ है पोर्शन में, जैसे concept, importance, process of bargaining, goal and strategy in bargaining, problem of collective bargaining. ठीक है, तो नेक्स्ट में हम वही कर लेते हैं, ठीक है ना, ये खत्म करके वही कर लेते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके, अभी ग्रीवेंस मैनेजमेंट कर लेते हैं और इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग डिटेल में नहीं हुआ ये तुम बोल रहे हो, ठीक है, ध्यान में नहीं रहा होगा, मुझे बता दिया तो मैं कर दूंगा। मैं देखती हूँ होगा वो मेरे पास। ठीक है, अभी क्या है, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ ग्रीवेंसेस। ठीक है, ग्रीवेंसेस क्या होता है आप लोग बताइए। कंप्लेंट्स, ठीक है ना, एनी काइंड ऑफ डिससैटिस्फैक्शन और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस या डिसकंटेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर आपको अपने काम से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से या अपने एम्प्लॉयर से किसी भी तरीके का इनजस्टिस वाली फीलिंग है या डिससैटिस्फैक्शन है, तो उसको हम ग्रीवेंसेस का रूप दे, वो ग्रीवेंसेस कहा जा सकता है। ग्रीवेंस इज एनी डिससैटिस्फैक्शन और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस having connection with one's employment situation, यानी employment situation से related अगर कोई भी grievances है आपको या कोई भी injustice वाली feeling है, तो वो बाद में एक grievance का रूप ले सकती है और इस पर मैनेजमेंट को immediate action लेना चाहिए, इस dissatisfaction को timely address करना चाहिए। ठीक है,
तोशी अभी भी इको हो रही है क्या? नो मैम। ओ मैम। ठीक है। माइकल जस्टिस ने इसको डिफाइन किया है, ग्रीवेंस इज एनी डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन वेदर एक्सप्रेस्ड और नॉट। जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस्ड हो, ठीक है, जरूरी नहीं है वैलिड हो, जरूरी नहीं ये ओरिजिनली हो सकता है ये इमेजिनरी हो, ठीक है ना। तो इज इट it can be expressed or inexperienced, it can be valid or not valid, arising out of anything which is connected with the company, which an employee thinks, believes or even feels to be unfair। अगर employee को लगता है कि ये गलत है या उसको ऐसा मानना है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, न्यायपूर्ण है या फिर न्यायपूर्ण नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, या फिर इनइक्विटेबल है। इनइक्विटेबल मतलब असमानता, ठीक है ना, यानी दो एम्प्लॉइज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना, समझ। तो ये सारे फॉर्म्स को ग्रीवेंस के रूप में देखा जा सकता है। फीचर ऑफ ग्रीवेंसेस क्या क्या है? सबसे पहला, ग्रीवेंस रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन, यानी किसी भी तरीके का डिसकंटेंट है या डिससेटिस्फैक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ग्रीवेंस, यही चीज, यही डिससेटिस्फैक्शन, यही डिसकंटेंटमेंट फ्यूचर में ग्रीवेंस का रूप लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। द डिससेटिस्फैक्शन मस्ट अराइज, ये डिससेटिस्फैक्शन कहाँ से होना चाहिए? इट शुड अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। आपका कोई और आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, उससे आप नॉर्मल स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, नॉर्मल नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट का ग्रीवेंसेस नहीं होगा। दैट ऑल्सो कैन बी, कंसल्टेंसी आपको दी जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन अगर हम ग्रीवेंस पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ ग्रीवेंस पढ़ रहे हैं, तो कोई भी डिसकंटेंट या डिससेटिस्फैक्शन या इनजस्टिस वाली फीलिंग आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मुद्दे से होना चाहिए, नॉट योर फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। यस मैम। ठीक है। थर्ड वन है डिसकंटेंट कैन अराइज ऑन रियल, ठीक है, ये रियल भी हो सकता है और ये इमेजिनरी रीजन से भी हो सकता है कि कुछ गलत हुआ हो आपके साथ, हो सकता है आपने पूरा काम किया, पूरे महीने काम किया, लेकिन किसी भी वजह से आपका पे कट हो गया या फिर आपको बोनस नहीं मिला या आपको कुछ भी ऐसा हुआ, और वो डिसकंटेंट का रीजन हो सकता है जो रियल रीजन है, ठीक है ना। लेकिन इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी कैसे हो सकता है कि इमेजिनरी आपको फील हो रहा, आपके साथ गलत नहीं किया जा रहा, बट यू आर फीलिंग कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो कि बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, एंड दैट टाइम यू आर ऑन लीव, आपका बना के रखा हुआ है, बट मैनेजमेंट फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू, ठीक है ना। जब आते हैं एंड यू कम टू नो, कुछ दिन बाद मैनेजमेंट का जो HR का पीपल होता है जिसको वो आप हैंड ओवर करना होता है, वो चेक मान लो छुट्टी पे चला जाता है, तो आपको और 10 दिन वेट करना। ये 10 दिन यू आर थिंकिंग कि क्या मुझे मिलेगा या नहीं था, मैं नहीं था तो क्या मेरा खत्म तो नहीं हो गया, एंड वॉट एवर। ये क्या है? इमेजिनरी है ना। लेकिन वो 10 दिन तक आप इससे जूझ रहे। सो क्लैरिटी होना इंफॉर्मेशन में बहुत जरूरी है, लिस्ट प्रिपेयर करना या कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर ये इमेजिनरी भी है तो भी ये क्या है? कंप्लेन तो है, टेम्पररीली ही है लेकिन कंप्लेन तो है। तो इस टेम्पररी कंप्लेन को, इमेजिनरी कंप्लेन को भी एड्रेस करना किसका काम है? द ड्यूटी रेस्ट्स विद मैनेजमेंट, ठीक है। ये लेजिटिमेट हो सकता है, ये रैशनल, ये इरैशनल हो सकता है, ये रेडिकुलस हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी आपकी इच्छाएं भी रेडिकुलस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। व्हाटएवर इट इज, इट शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड बाय द मैनेजमेंट। वो आपके हाव भाव, आपके काम से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। जो सजग एम्प्लॉयर होते हैं उनको दिखता है ऐसे सब कुछ, एंड देन दे टॉक अबाउट दिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिसकंटेंट मे बी वॉइस्ड और अनवॉइस्ड, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था डेफिनेशन के टाइम में, एक्सप्रेस्ड और इट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे नॉट बी। लेकिन ये एक्सप्रेस्ड हो या ना हो, वॉइस्ड हो या ना हो, इसको बोला जाए या ना बोला जाए, बट इट मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन इन सम फॉर्म। किसी ना किसी फॉर्म में वो क्या होता है? आ जाता है, ठीक है ना।
आपकी मशीन टूटने लगेगी, आपका प्रोडक्शन घटने लगेगा, आपके टूल्स डिफेक्टिव होने लगेंगे, मटेरियल शॉर्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय के काम में दिखता है। डोंट दे स्टॉप केयरिंग अबाउट योर थिंग्स, ठीक है ना। वो खुश नहीं और वो आपकी चीजों के बारे में केयर करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसे में भी क्या होगा, तो वो बहुत ज्यादा फैलेगा। इसीलिए ऐसे वॉइस्ड या अनवॉइस्ड ग्रीवेंसेस को भी फील करना, उसको समझ लेना और उसके बाद उसको एड्रेस करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर नहीं किया जाए तो लेटर ऑन इट टेक द शेप ऑफ ग्रीवेंसेस। एंड फाइनली, ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर आपको ग्रीवेंस को डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हो कि इट्स बी ट्रेसेबल टू बी परसीव्ड एज नॉन फुलफिलमेंट। मतलब ये क्या है, ये नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या कैसे, अगर किसी एम्प्लॉय का जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो इसको आप ग्रीवेंस के रूप में देख सकते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ ग्रीवेंस: फैक्चुअल, इमेजिनरी एंड डिसगाइस्ड। फैक्चुअल मतलब है ना, फैक्ट है इस बात में, ये चीज गलत हुआ है एंड एवरीबॉडी हैज फेल्ड दिस, ठीक है ना। जैसे बाकी सारे इंडस्ट्रीज में वेज हाइक हुआ है, बाकी सारे एक सेम इंडस्ट्री के अदर ऑर्गेनाइजेशंस में वेज हाइक हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रिवाइज हुआ। फैक्ट है ये चीज, ठीक है। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन में बोनस दिया जा रहा है लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ ये चीज, तो ये फैक्ट है और इस कारण से ग्रीवेंसेस हो सकता है, ठीक है ना। सेम सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है ना, आउट ऑफ 100 90 कंपनीज आर प्रोवाइडिंग 2 days वीक ऑफ, है ना, but your organization is not providing you the same. It can be a reason of grievance, complaints with the organization, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन में है ना। सेम ही इंडस्ट्री के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एक रूल है और आपके यहाँ वो नहीं है तो दैट मे बी द रीजन एंड दिस इज फैक्ट, ठीक है ना। ये सही का है, ये कंप्लेन है तो फिर ये कंप्लेन जस्टिफिएबल कंप्लेन है, राइट। लेकिन इमेजिनरी भी कंप्लेन हो सकता है। इमेजिनरी कंप्लेन क्या होगा, एक सेकंड, इमेजिनरी कंप्लेन क्या होगा कि कोई ऐसा खास रीजन है, हाँ ये काल्पनिक है, ये है नहीं, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग परसेप्शन या फिर इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से, रॉन्ग इंफॉर्मेशन से, या आपके एटीट्यूड में किसी भी चीज को आप कैसे लेते हैं इसमें प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से आपके मन में अगर कुछ ऐसी फीलिंग्स आई, कंप्लेन आया, करवाहट आई अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तो वो क्या है वो भी ग्रीवेंस, लेकिन ये इमेजिनरी ग्रीवेंस है। और इमेजिनरी ग्रीवेंस भी उतना ही डेंजरस है जितना फैक्चुअल ग्रीवेंस, ठीक है। तो इमेजिनरी ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मैनेजमेंट के पास। जस्ट क्लियर द डाउट, है ना। अगर किसी के मन में डाउट है आप क्लियर करिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट रखिए, कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट, कहीं पर कोई लिंचपिन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ओके। एंड नेक्स्ट वन इज, एंड लास्ट वन इज डिसगाइज्ड। डिसगाइज मतलब किसी और रूप में है। एम्प्लॉय को भी पता नहीं कि वो इतने टेंशन में क्यों है, वो इतना डिससेटिस्फाइड किस चीज से, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ दिस डिसकंटेंटमेंट। हो सकता है उसका फैमिली से, फ्रेंड से, नेबर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, एंड देन ऑलवेज ही कम्स विद अ हेवी हार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी नीचे की तरफ जा रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल एम्प्लॉय इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, ठीक है ना। जैसे कि वो पहले क्या करता था उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और ये एचआर है, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स से सारी
जुड़ी हुई सारी जानकारी होती है वहां के HR पीपल के पास, पर्सनल मैनेजर्स के पास, उनको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्गाइज्ड है, डिस्गाइज्ड फॉर्म में यानी रूप बदल करके जो ग्रीवेंसेस आया है, इसको भी एड्रेस करिए। ये इस रूप में भी आ सकता है कि आज का कोई नया आदमी, ठीक है ना, आप 5 साल से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और कोई अभी 1 साल पहले आया, 6 महीना पहले आया, यू आर गिविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना। तो इससे भी डिस्गाइज ग्रीवेंसेस हो सकता है ना। ये तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ग्रीवेंसेस है, ठीक है ना। यहाँ तो ये भी है कि अगर आपका पर्सनल भी है तो भी इसका असर होता है वर्क पे, तो ये डिस्गाइज्ड फॉर्म में ग्रीवेंसेस है, तो इसको भी एड्रेस करनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं बता दूं कि जो भी आपके टॉप मोस्ट एम्प्लॉयर है, लाइक गूगल, एप्पल, जो वहाँ के मेरे जानने वाले एम्प्लॉयज है, दे शेयर कि अगर कोई आदमी डिवोर्स से गुजर रहा, मान लो, ऑब्वियसली ही इज गोइंग थ्रू सो मच अगोनी और पेन और डिस्टर्बेंस, स्ट्रेसेस, उसको भी हैंडल करने के लिए उनको लीगल और इमोशनल कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज नथिंग टू डू विद ऑर्गेनाइजेशंस, स्टिल टू कीप देम वेल, सो दैट कि उनकी प्रोडक्टिविटी पे उतना बुरा असर ना पड़े जितना कि अदरवाइज पड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये भी है, ये भी एड्रेस करने का एक तरीका है। जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है ना, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो दे विल गिव यू लीगल कंसल्टेशन। अपने जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर होते हैं उनके हेल्प से डॉक्यूमेंटेशन में आप पूरी मदद की जाती है ऐसे एम्प्लॉयज की, ताकि आपका ज्यादा ध्यान उस पर ना जाकर के अभी भी काम पे रहे। ओके, अब कॉजेज ऑफ ग्रीवेंस पे चलते, क्या क्या रीजन हो सकता है। इकोनॉमिक रीजन हो सकता है और फिजिकल रीजन, यानी कि वहां पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, सुपरविजन के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी स्ट्रैटेजिक चेंज से होकर के जा रही है तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और एम्प्लॉय के साथ रिलेशन कैसा है, एक एक पॉइंट पे आएंगे। सबसे पहले चलते हैं इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक रीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन से जिसकी वजह से ग्रीवेंसेस हो सकता है। मैम पेमेंट से रिलेटेड। बिल्कुल, पेमेंट से रिलेटेड। सैलरी टाइम पर ना पे हो, बहुत बड़ा सरदर्दी, बहुत बड़ा कंप्लेन का रीजन है ना। वट एवर द डेट हैज बीन डिसाइडेड, ठीक है ना, वो डेट अलग अलग होता है। बैंक में मंथ एंड में आपको 5 दिन पहले सैलरी मिलता है, 25th ऑफ एवरी मंथ यू गेट योर सैलरी, ठीक है, उनका वो फिक्स है। कहीं कहीं बाय द एंड ऑफ 7th दे दिया जाता है। लॉ बोलता है कि किसी भी महीने में 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि हर महीने के 7th तक यू शुड पे वेजेज और सैलरी टू द एम्प्लॉयज, इससे ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। तो वॉट एवर द फिक्स टाइम बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बाय द लॉ, आपको वो फॉलो करना चाहिए। अगर आप लेट पे कर रहे हैं तो भी वो एक रीजन है डिससेटिस्फैक्शन का, है ना। बोनस अगर देना है तो फिर ठीक है ना, दिवाली में दीजिए या जो आपका फिक्स टाइम उस टाइम पे दीजिए। लेट पेमेंट का कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है ना, तब तक ग्रीवेंसेस आ जाता है, दे क्रॉप अप, राइट। तो लेट बोनस दे रहे हैं, आपके ओवर टाइम को एडजस्ट किया जा रहा है किसी दूसरे चीजों के साथ, जो भी पेमेंट है, मान लो कि इक्वल पे नहीं हो रहा है, किसी सिमिलर वर्क के लिए अलग अलग पे किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है एम्प्लॉइज के बीच में, तो ये सब क्या होता है, इकोनॉमिक रीजन ऑफ ग्रीवेंसेस हो सकता है। ठीक है ना, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपको इंसेंटिव्स किसी दूसरे एम्प्लॉय से कंपैरेटिवली कम मिल रहा है जो इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं है, ठीक है। ये सारे फिनेंशियल या इकोनॉमिकल रीजन ऑफ ग्रीवेंस है। नेक्स्ट हो वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ऑफिस जाए, वर्क स्टेशन ठीक ना मिले, इंटरनेट का कनेक्शन ठीक नहीं है, टूल्स जो भी आप यूज करते हैं या जो भी आपके डिवाइसेस हैं वो सही नहीं, अगर आपका प्रिंटिंग मशीन खराब है, कंप्यूटर में बार बार हैंग हो रहा है, जो क्वालिटी आप यूज करते हैं वो पुअर है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर जो मशीन पे आप काम कर रहे हैं वो डिफेक्टिव है या उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिले, आप मेहनत करके काम करते हैं लेकिन यू डिडंट गेट द रिकॉग्निशन जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए, राइट। तो ये दीज आर द रीजंस व्हिच कॉजेस ग्रीवेंस
among the employees, and these are the reasons known as work environment related reasons, मतलब poor working condition. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सुपरविजन यानी आपका इमीडिएट बॉस, उसका क्या एटीट्यूड है, ठीक है ना. दो तरीके के बॉस होते हैं. एक तो आपके सर पे चढ़ के आपसे काम करवाएंगे, ठीक है ना, यू आर नेवर हैप्पी विद सच बॉस. एक जो आपको समझा समझा के हैंड होल्डिंग करके, ठीक है, he'll give you free hand, लेकिन पहले आपको थोड़ा समझा देंगे, दिखा देंगे, प्यार से काम कराएंगे, बताएंगे the way he treats you, ठीक है ना. कहीं कहीं पर ये मेरे रीजन से है, ये मेरे बोलचाल का है, ये मेरे कास्ट का है, इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो ये सब क्या होता है, साथ में काम करने वाले लोगों को, जिनके साथ ये किया जा रहा है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनके साथ ये नहीं किया जा रहा उनको बायस ट्रीटमेंट लगता है. तो इफ देयर इज बायस ट्रीटमेंट, देन जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाकी के टीम मेंबर में आएगा, ठीक है ना. और ये भी एक ग्रीवेंस का मेजर रीजन बनेगा. तो कास्ट के बेसिस पे नेपोटिज्म जिसको हम बोलते हैं, अपने जान पहचान रिश्तेदारों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, रीजनल लैंग्वेज, इस सब बेसिस पे अगर आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो दिस इज द आल्सो रीजन ऑफ ग्रीवेंस, ठीक है ना. और ये अच्छे सुपरवाइजर या अच्छे बॉस को नहीं मिलने के कारण भी हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स सर्वे सेज दैट पीपल डोंट लीव देयर ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल लीव देयर बॉस, ठीक है ना. नॉर्मल लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन से इतने दुखी नहीं होते जितने दुखी वो अपने बॉस से होते हैं. और सर्वे यही बोलता है कि नॉर्मली जब छोड़ते हैं एम्प्लॉइज तो वो अपने बॉस से दुखी होकर के छोड़ते हैं. somehow they find that the treatment is not प्रोफेशनल, ठीक है. हाँ, गुड भी बोल सकते. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये आप मुझसे बेहतर डिफाइन कर सकते हैं. आप इस पॉइंट को डिफाइन करिए. मैं चाहूंगी कि तुम लोग करो, मैं भी इसको छिपा भी देती हूँ ताकि तुम लोग कुछ पढ़ो मत. अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बहुत ज्यादा चेंज होने लगता है तो एम्प्लॉय परेशान हो जाते हैं. जैसे कि चेंज में एक दो एग्जांपल दो. मैम जैसे कि अभी हम लोग का क्लास ऑफलाइन चल रहा था, फिर जल्दी से ऑनलाइन हो गया, अब फिर उसमें रिकॉर्डिंग करो, फिर मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चेंजेस आते रह रहे हैं, तो इतना जल्दी एम्प्लॉय उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो शिकायत करने लग रहा है. ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस में, क्योंकि चेंज नॉर्मली ह्यूमन बीइंग आर रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है ना. ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि हम किसी भी चेंज को बहुत जल्दी नहीं एडप्ट करते. फिर भी अगर कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली चेंज करें तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी अडप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. पर हम थोड़ा सा इससे बड़ा एग्जाम्पल लेंगे तो जी, कि अगर आप चेंज की बात करें, सपोज करो यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपका सेंट्रल बैंक है ना. सेंट्रल बैंक इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बैंक, राइट. अब इसी बैंक का जो मैक्सिमम शेयर है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया और सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड. तो जो इसके एम्प्लॉय हैं, दे आर गोइंग थ्रू सो मच मेंटल फियर कि अभी क्या होगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक में जिस तरीके से काम कराया जाता है, जो टारगेट को अचीव करना होता है, जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट किया जाता है हर एक एम्प्लॉयज पे, अब यही किन के साथ होने वाला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉय के साथ. तो ये एक होता है ना, जो एक फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ मैक्सिमम प्रेशर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, उसको जस्टिफाई कर पाना, नौकरी को बचाने का फियर, ये सब क्या है, चेंज हो गया है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट पब्लिक से या गवर्नमेंट बैंक से प्राइवेट बैंक की तरफ मूव कर रहा है, तो डर होगा ना, स्ट्रेस होगा ना, ग्रीवेंसेस होगी ना. इसके लिए तैयार, क्योंकि उन्होंने भी उतनी मेहनत से वो एग्जाम निकाली थी जितने बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों के एम्प्लॉयज ने निकाली थी वो बैंक का एग्जाम, है ना. यस मैम. उन्होंने उतने एग्जाम दिए थे, उतने इंटरव्यू दिए थे, उतना ही मेहनत की थी. उनकी क्या गलती हुई कि उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई इंडियन बैंक नहीं ज्वाइन करके उन्होंने सेंट्रल बैंक ज्वाइन कर लिया, राइट. और वहां वो प्राइवेटाइज हो रहा है. तो ये एक फियर, इनसिक्योरिटी, ठीक है ना. इस तरीके का जब कोई मेजर चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई बहुत बड़ा चेंज होता है. अभी तो मैंने ये आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताई. नॉर्मली कभी किसी दो प्राइवेट कंपनी है, कोई एक बड़ी कंपनी किसी सिक इंडस्ट्री को टेक ओवर कर रहा है,
ठीक है ना, वो उसको, चूंकि वो सरवाइव नहीं कर सकता है ऑफ इट्स ओन, तो उसको टेक ओवर कर रहा है। तो जो टेक ओवर कर रहा है, ठीक है ना, उसको तो कोई डर नहीं है, लेकिन जो एक्वायरिंग जो कंपनी होती है उसको कोई प्रॉब्लम। जो एक्वायर्ड कंपनी है, जिसको एक्वायर किया जाता है, उसके एम्प्लॉयज के साथ अगेन फिर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब सपोज करो वो सीनियर मैनेजर है, तो उसको मैनेजर या जूनियर मैनेजर के रूप में वो एक्वायर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जॉब बच गई, लेकिन पोजीशन तो नीचे आ गया। 10 साल आपने एज ए मैनेजर, एज ए सीनियर मैनेजर काम किया था, अब आपको किसी और मैनेजर के अंदर काम करना है। कितना बड़ा मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं? यस मैम। होता है। देखो, प्रमोशन हमेशा लोगों को बहुत प्यारा रहा है, लेकिन आप क्लर्क रह चुके हैं, उसके बाद आप एरिया हेड रह चुके हैं, उसके बाद आप जोनल हेड रह चुके हैं, उसके बाद आप सपोज करो कंट्री हेड रह गया, और कंट्री हेड से फिर से आपको किसी भी रूप में कभी एज ए जोनल हेड फिर से काम करना पड़े, कैसा फीलिंग होगा? कैसा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा, बहुत सजा होती है ये एक तरीके का, ठीक है ना। हम लोगों ने बताया था ना कि डाउनवर्ड डिमोशन, ये एक तरीके का पनिशमेंट दिया जाता है कभी कभी। अगर ऐसा होता है, कोई बात नहीं, पहले आप थे जोनल मैनेजर, लेकिन आप बहुत बड़े पोजीशन से अगेन जोनल या रीजनल हेड हो रहे हैं, तो क्या होगा, आपके लिए एक मेंटल सफरिंग का वो कारण हो जाएगा। और ये भी क्या होता है, ग्रीवेंस का मेजर रीजन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग थ्रू टेक सम मेजर चेंज, और कोई मेजर लीप होने वाला है, तो उस समय कैसे आप कन्विंस करेंगे अपने एम्प्लॉइज को, बिफोर मर्जर, बिफोर एक्विजिशन, बिफोर ज्वाइंट वेंचर, बिफोर एनीथिंग लाइक दैट, यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योर एम्प्लॉइज कि आप इस चेंज को कैसे ले इन अ पॉजिटिव वे। ये व्हाई दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, ये कन्वे करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसको डेरोगेटरी भी माना जा सकता है। ठीक है, अभी समझ में आया तुझे यस मैम। कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, हम बड़े चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटे मोटे पॉलिसीज भी आप चेंज करते हैं तो उससे भी स्ट्रेस होता है। नाउ एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय का कैसा रिलेशन है एम्प्लॉयर के साथ? अगर ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है एम्प्लॉयर के साइड से एम्प्लॉयज को, या उनको बार बार किसी भी चीज को लेकर के उनका मजाक उड़ाया जाना, या फिर सिमिलर लेवल पे कुछ लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना और कुछ लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना, डिस्प्यूट को, एम्प्लॉयज के बीच के डिस्प्यूट को टाइमली सॉर्ट आउट नहीं करना, ये सारे रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन से रिलेटेड ग्रीवेंस को ग्रीवांस के रूप में आता है, सरफेस होता है। ठीक है, यस मैम। समझ में आया? ये फिर से करूं, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम, उनको बार बार लगना कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुझ पे ज्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है, बाकी लोगों को कुछ नहीं कहा जाता है, ये भी एक कंप्लेन का रीजन हो सकता है, जो एम्प्लॉय रिलेटेड कंप्लेन्स होगा। ठीक है, मिसलेनियस, मिला जुला, ठीक है ना, बहुत सारा चीज होंगे इसमें, जो प्रमोशन से रिलेटेड होंगे, सेफ्टी मेथड से रिलेटेड होंगे, ट्रांसफर से रिलेटेड ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स, इंक्वायरी, लीव सैंक्शन ना होना या फिर बहुत ज्यादा होना किसी के साथ, दीज आर द आल्सो द मेन रीजन ऑफ ग्रीवेंसेस। ठीक है, यस Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. सारे these are the regions of grievances। इसके बाद हम effect of grievances and how to handle the grievances in the organization इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग तो शी। यस मैम। तो हाँ, पीडीएफ भी होगा उसका।